मॉर्निंग स्टॉक्स खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं उन शेयरों की जिनमें होती है खबरें, खबरों के चलते होता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी, और करना क्या है ये आप निर्णय कीजिएगा, और खबर बताएंगे हम। तो चलिए एक एक करके स्क्रीन पर कंपनी लेकर के आते हैं और आपको खबरों के साथ उसका विश्लेषण जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपक फर्टिलाइज़र की। जी हाँ, दीपक फर्टिलाइज़र में खबर ये है कि कंपनी ने नॉर्वे की कंपनी एक्विनॉर के साथ एक करार किया है, एक समझौता किया है, और ये समझौता किया है 15 साल तक एलएनजी की सप्लाई के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि हर साल जो कंपनी जो है करीब करीब 1.5 लाख जो है करीब 6.5 लाख टन जो है एलएनजी सप्लाई जो है वो हर साल करेगी, जो नॉर्वे की कंपनी है। और इसी सब खबरों के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में मजबूती देखने को मिल रही थी, और करीब करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज दीपक फर्टिलाइज़र में शुरुआती कारोबारी सत्र के अंदर देखने को मिल रही थी, और अब 4.5% ऊपर है अभी भी। तो अच्छी मजबूती अभी भी बनी हुई है। 517 का भाव देखने को मिल रहा है दीपक फर्टिलाइज़र में। सर, ये जितनी फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं बहुत निराश किया था इन्होंने। आज दीपक फर्टिलाइज़र खबर है तो शेयर ऊपर है, अदरवाइज देखें पिछले एक महीने में 17-18% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। क्या करना चाहिए सर दीपक फर्टिलाइज़र में अभी? मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। इस प्राइस पे आपको लेने की सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी में जिस तरह से केपेक्स प्लान हैं और कंपनी अपनी सप्लाई को जो है सुनिश्चित करने के लिए, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ अनुबंध किया है इन्होंने, तो वो एक पॉजिटिव है। क्योंकि आपको रॉ मटेरियल पे अनुबंध जरूरी होता है, क्योंकि आपके मार्जिन उससे जो है प्रोफाइलिंग ठीक होती है और वोलेटिलिटी इन मार्जिन कम होती है, जो कि कंपनी ने अपने लास्ट के 3-4 क्वार्टर में देखा है। नंबर्स जो है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स जो है उम्मीद से खरे नहीं उतरे थे, जिसके कारण कि हमने स्टॉक में पिटाई देखी है। लेकिन मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ। ये कंपनी अच्छा करना चाहिए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं, आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस टू बी इन। जी, चलिए, तो ये रही दीपक फर्टिलाइजर पे आए, और अगली कंपनी अब जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और ये कंपनी भी काफ़ी विवादों में रही है और लगातार जो है खबरों में रही है। जी एंटरटेनमेंट। जी हाँ, अब ये खबर आ रही है आज कि सोनी के साथ विलय को लेकर के प्रयास फिर से शुरू हो गया है, और ये पूरी जो विलय प्रक्रिया है करीब 1,000 करोड़ डॉलर की है। दोबारा बातचीत हो रही है इस तरह की मीडिया के माध्यम से। कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें छपी हैं, और 22 जनवरी को आपको बता दें कि ये नज़दीक आते आते जो है वो दूरियां बढ़ गई, और फाइनली ये डील रद्द हो गई थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि फिर से जो है बातचीत शुरू हुई है, और अगले 48 घंटे में इस मर्जर पर जी एंटरटेनमेंट सोनी को अपना जवाब देगा। और इसी सकारात्मक खबर की वजह से शेयर में हमने देखा कि आज एक पॉजिटिव मूव दिखाई दे रहा था, और करीब करीब 4% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। अब लग रहा है कुछ एक्शन हो रहा है और ज़्यादा, क्योंकि अब 8% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट के अंदर देखने को मिल रही है। 8.5% ऊपर जी एंटरटेनमेंट का शेयर। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन है, काफ़ी सारी अफवाहें भी हैं यहाँ पर। एक खबर के चलते शेयर ऊपर जाता है, फिर निगेटिव खबर आती है नीचे चला जाता है। तो वोलेटिलिटी काफ़ी रही है। लेकिन पूछते हैं सर, इस तरह की अफवाहों वाली जो खबरें होती हैं जिस पे कंफर्मेशन बहुत लंबा समय लेता है, आपकी क्या सलाह रहेगी जी एंटरटेनमेंट को लेकर के? देखिए, इस अफवाह में केवल जो लाइमलाइट दिखती है मुझे, वो केवल और केवल एक चीज है कि ये दोनों का, अगर भविष्य में अगर ये दोनों कंपनियां एक साथ आती हैं, तो मुझे लगता है कि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दोनों के लिए। क्योंकि आपके सामने, मतलब इन दोनों कंपनियों के सामने, रिलायंस जैसी कंपनी जो कि डिज्नी के साथ जो कि उन्होंने टाई अप किया है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इनको, मुझे लगता है कि इन इन दोनों कंपनियों को कहीं ना कहीं जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, एक गोलबंदी करनी पड़ेगी। एक एक जो है बड़े कॉम्पिटिटर से आपको अगर सामना करना है, तो अलग अलग करेंगे तो शायद ये कंपनियां जो है वो डिप्लीट होती जाएंगी, इतना पावर नहीं होगा इनको। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट लगता है कि शायद ये दोबारा आ जाए। दोबारा जो अनुबंध की शर्तें थी उसमें शायद कुछ जो है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तो हो सकता है। तो संभावना डेफिनेटली बनती है, मुझे लगता है कि। और जब तक ये खबर जो है कंफर्म नहीं होती, तब तक नजर रखनी चाहिए। और अगर होता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपसाइड के लिए। हम्म। तो अभी खबरों पर नज़र रखिए। कोई भी कंफर्मेशन आती है तो काफ़ी सकारात्मक जो है चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, तो नज़रें बना करके चलिए इस कंपनी के ऊपर। चलिए अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं, और अगली कंपनी क्या कुछ खबरें वहाँ पर हैं, और बात कर लेते हैं मिंडा कॉर्प की। मिंडा कॉर्प पे खबर ये है कि 2-3 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एकदम से हिस्सा खरीदा है। कोटक म्यूचुअल फंड ने, मोतीलाल ओसवाल, इन दोनों समूहों ने, म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया है, और जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो
324.96 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं दोनों म्यूचुअल फंड ने। मोतीलाल ओसवाल ने 2.25% हिस्सा लिया है, 1.82% हिस्सा, और ये 403 रुपये पर शेयर के भाव पे खरीदा गया। कोटक महिंद्रा ने 36,93,700 शेयर जो है वो ब्लॉक डील के जरिए खरीदे हैं। और इन तमाम चीज़ों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में शुरुआती कारोबारी सत्र में करीब 1% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो मिंडा कॉर्प के शेयर में अभी भी मजबूती जो है वो बनी हुई है, करीब 1.5% के आसपास की 432 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिंडा कॉर्पोरेशन, सर आपकी राय जानना चाहेंगे। पिछले 6 महीने में 37-38% चला है शेयर। एक तरफा रैली तो नहीं रही है, लेकिन हाँ धीमे धीमे करके इस शेयर में लगातार एक अच्छी बढ़त, सकारात्मक रुख देखने को मिला है। कैसी लग रही कंपनी आपको? अच्छी कंपनी है। मुझे लग रहा है कि इसमें आपको निवेश के लिए सोचना चाहिए, और कभी भी जब इसमें एक सब्सटैंशियल करेक्शन हो तो आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर हाल फिलहाल देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। कंपनी एटलीस्ट जो है आप समझें कि एक साल में मोर देन डबल हो चुकी है, और धीरे धीरे कंपनी जो है के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मुझे थोड़ा वेट करें, अगर कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन हो वहाँ पर लेने की सोचना चाहिए। ये राय आप क्लेम कर करके आती हुई। और इस बीच कॉइन मास्टर के नाम से हमारी एक दर्शक हैं और कह रही हैं कि मेरा नाम रीना भारती है, उड़ीसा से हूँ, मेरे पास इजी ट्रिप प्लानर के 50 के भाव पर इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं। मैं तो कार्यक्रम समाप्त हो जाए थोड़ा पीछे जाइएगा। और हमारी एक दर्शक का प्रश्न था और उन्होंने भी इसी भाव के आसपास लिया है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगले शेयर जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और एनबीसीसी में सवाल भी बहुत हैं। खुशी शाह जी ने भी पूछा है कि एनबीसीसी शेयर में क्या करें, होल्ड करें या फिर बेच दें। और यहाँ पर खबर आपको बता देते हैं खुशी जी कि कंपनी को 3 राज्यों से 369.05 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय के लिए 331.9 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि झांसी, दतिया, मुरैना में कैंपस बनाने के लिए भी कंपनी को ये रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय वाले ऑर्डर में झांसी, दतिया और मुरैना भी शामिल है। तेलंगाना में कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कंपनी को 12.17 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और वहीं नोएडा में आईसीआई जो बिल्डिंग है उसकी फर्निशिंग के लिए 24.98 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो अच्छी खासी ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, और उसके चलते आज हम देख रहे थे कि एनबीसीसी के शेयर में काफ़ी अच्छी मजबूती रही है। और शेयर में आज की मजबूती छोड़िए, आप एक महीने में देखिए 45%, 6 महीने में 201% का रिटर्न दिया है। सर क्या सलाह रहेगी एनबीसीसी में? आज तो 1.5% ऊपर है, 143 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन शानदार मूव रहा है। और हमारी जो दर्शक हैं खुशी जी वो भी जानना चाह रही हैं, और भी बहुत सारे लोगों के सवाल एनबीसीसी के ऊपर थे, तो उन सब के लिए क्या सलाह रहेगी? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं अभी भी? फ्रेश एंट्री तो मैं इन स्तरों पे जो कहूँगा कि अवॉइड करें, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस काफ़ी रिचली प्राइस्ड हैं, और 64 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी के स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं। जो ऑल दो कंपनी में डेट एकदम ज़ीरो है, लेकिन इतने स्टॉक प्राइस का इतना रिच हो जाना थोड़ा सा जो है चिंता का विषय है, कि अगर आप फंस जाएंगे ऊपरी भाव पर तो जो है निकलना शायद मुश्किल होगा। तो इन स्तरों पर मैं एकदम अवॉइड करने की सलाह दूंगा कि इन स्तरों पर आपको नहीं जो है इसमें एंटर करना चाहिए। इन स्तरों पे अवॉइड कीजिए शेयर को, ये सलाह निकल करके आ रही है। काफ़ी रैली आ चुकी है, और जैसा मैंने खबर में भी आपको बताया कि किस तरीके से 6 महीने में 200% शेयर भाग चुका है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, नीचे आने दीजिए, फिर एक बार सवाल पूछिएगा, फिर एंट्री कर सकते हैं आप। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले उससे पहले अगली कंपनी ले लेते हैं। और अगली कंपनी जिस पर की खबरें हैं वो है एचडीएफसी बैंक। और खबरें क्या है, मतलब लगातार हर रोज़ खबरों में ही है, खासतौर से अब से नतीजे आए, नतीजों ने निराश किया। लेकिन अब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने कंपनी पर रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से सकारात्मक रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिटी ने बाय रेटिंग के साथ साथ लक्ष्य को मौजूदा भाव से 44% बढ़ा करके 2050 रुपये किया है। और कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनले ने भी रेटिंग बढ़ाई है। कंपनी के एलडीआर और एलसीआर दोनों के बेहतर रहने की उम्मीद जो है वो जताई गई है। मॉर्गन स्टैनले ने भी ओवरवेट रेटिंग कर दी है, और ये कुछ दिन पहले की थी। रेटिंग के साथ लक्ष्य को 2110 रुपये कर दिया है। तो काफ़ी सकारात्मक रुख निकल करके आ रहा है एचडीएफसी बैंक पर काफ़ी अच्छी खासी पिटाई के बाद। और इस साल अगर देखें तो 15% टूट चुका है शेयर, लेकिन अब जो है यहाँ पर मजबूती देखने को आज मिल रही है। करीब 1.5% की आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने खबर लिखी थी, और अब ये तेज़ी बढ़ करके पहुँच गई है 2.25%, 1447 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या मान लें कि अब ठीक है, रिजल्ट ख़राब रहे, शेयर को पीटा गया,
अब क्या अच्छे दिन आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के? मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में काफ़ी प्रॉमिसिंग जो है अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि सामने होगी। चूंकि अभी मर्जर हुआ है जस्ट एचडीएफसी के साथ, जिसके कारण कि इनके नंबर में थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली है। कासा रेशियो गिर गया था, निम गिर गया था। तो ये चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ब्लिफ है इसमें। और वो मुझे लगता है कि अगर अच्छी कंपनी हो और शॉर्ट टर्म में कोई कारण से अगर आपको सस्ती मिल रही हो, तो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। और इन स्तरों से लेकर और भी अगर कोई भी करेक्शन होता है, तो आप लंबी अवधि के निवेश का नजरिया रखकर जरूर निवेश करें इसमें। ये राय फिलहाल निकल करके आती है। चूंकि चूंकि हम एचडीएफसी में बात कर रहे हैं सर, तो अगले सवाल को लें उससे पहले एक दर्शक हमारे हैं, कह रहे हैं आप एचडीएफसी में बात कर रहे हैं तो एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बता दीजिए, अगर आप टिप्पणी करना चाहें। 86 पे इन्होंने ले रखे हैं 50 शेयर, और अभी क्या करना चाहिए, बेच दें या बने रहें, 6 महीने का इनका नज़रिया है, ये जानना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने नाम गलत लिख दिया, एचडीएफसी की जगह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होना चाहिए था, लेकिन शायद इन्होंने जल्दबाजी में एचडीएफसी लिख दिया। तो क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? आईडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी थोड़ा सा जो है कह लें कि मतलब ओवर वैल्यूड जैसा दिखता है। लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री रही है और जिस तरह से कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे बैंक अच्छा करेगी, और यहाँ भी एक मर्जर है, इनके पेरेंट कंपनी के साथ मर्जर हो जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी बैंक की 10.6 के आसपास है। जी। बुक वैल्यू जो है वो थोड़ा रिचली प्राइस्ड है, प्राइस टू बुक जो है वो 2 टाइम्स पे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट कर लें, और थोड़ा सस्ता होता है तो डेफिनेटली इस बैंक को देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो लेगेसी इशू थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी हैं। और परफॉर्मेंस वाइज जो है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो लेकिन प्राइस वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा हैं। वेट करें, अगर कोई करेक्शन होता है तो आपको डेफिनेटली ये रखना चाहिए। जी, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और क्या क्या नाम से लोगों ने आईडी बनाई हुई है, व्लादिमीर पुतिन के नाम से भी सवाल आ रहे हैं। तो चलिए पुतिन जी, आप अगर हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कंपनी पे जाते हैं, और ये है वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल इंडिया में खबर ये है कि बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है कंपनी के शेयर में, और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शेयर बेचे गए। करीब 3.25 करोड़ शेयरों का सौदा 4,039 करोड़ रुपए में हुआ है। आपको बता दें कि करीब 24.7% शेयरों का सौदा 1,280 रुपये प्रति शेयर के भाव पर किया गया है, और कंपनी के प्रमोटर वर्लपूल कॉर्प के 24% हिस्सा बेचने की खबरें हैं, और ये कहा जा रहा है। और कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे थे कि 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी अगर हम देखें तो वर्लपूल के शेयर में करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर, कंपनी के जो प्रमोटर थे उन्होंने जो है 13-17 का भाव देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रमोटर की तरफ से हिस्सा बेचने की खबरें यहाँ पर निकल करके आई थी। अभी 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है वर्लपूल के अंदर। क्या सलाह रहेगी आपकी सर? देखिए, वर्लपूल का शेयर आप अगर देखें कि लास्ट के 2 से 3 सालों में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि नंबर्स जैसा बता दिख रहा है कि उस नंबर्स में कह लें कि 2022 के बाद स्टैग्नेशन है एक तरह से। और दैट टू ना डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। ऑपरेशनल प्रॉफिट 416 करोड़ थी 2022 में, जो कि टीटीएम बेसिस पे 365 करोड़ हुई है। और इसका खामियाजा स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला है कि हमने देखा कि काफी बड़ी गिरावट जो है 2,2500 के भाव थे 2021 में, और अब जाके जो है वो तकरीबन जो है 1,400 के नीचे का भाव है। मुझे लग रहा है कि जहां पर इस तरह की चीजें हैं, इवन अगर आप देखें लास्ट के 2-3 सालों में कंपनी ने काफी केपेक्स, काफी जो एक्विजिशंस, एलिका बोल के एक कंपनी है उसको भी एक्विजिशन किया, लेकिन वो सारी चीजें अभी टर्न आउट नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी न करें, इन सारे डेवलपमेंट को देखें। और प्रमोटर भी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, ये तमाम चीजें हैं जिसको कि आपको नजर रखनी चाहिए। और अभी तक एज सच कोई इंडिकेशन नहीं है कि इसमें कोई बाय कॉल दी जाए। हम्म, तो ये सलाह निकल करके आती हुई, और अब आज के बजिंग स्टॉक्स का आखिरी शेयर लेकर के आते हैं, लेकिन नाम ही आखिरी है, शेयर में काफ़ी खासी खबरें आ रही हैं। पेटीएम, जी हाँ, पेटीएम पे सवाल भी हैं, खबरें भी हैं, रोज़ खबरें आ रही हैं। और अब यहाँ पर इस तरह की कुछ एक अखबारों में खबरें छपी हैं कि पेमेंट बैंक जो इनका है उसके अधिग्रहण के लिए, उसके एक्विजिशन के लिए
पेटीएम कंपनी जो है वो तैयार है एक तरीके से। पेटीएम वॉलेट, फास्टैग के कंपनी के पास 33 करोड़ ग्राहक हैं। यही कंपनी की कुल बड़ी पूंजी जो है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस के पे निर्भर हैं। तो अब जो है कंपनी अपना अपना अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। जेफरीज ने कंपनी पर अपनी जो कवरेज थी उसको फिलहाल बंद कर दिया है और पिछले एक महीने के अंदर पेटीएम की वैल्यूएशन 50% घटी है। लेकिन कंपनी के शेयर में लगातार तीसरे दिन आज हम देख रहे हैं कि 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। सर, पेटीएम का कोई भविष्य दिखाई दे रहा है आपको लगातार लोअर सर्किट के बाद? माफ़ कीजिएगा, आज 5% का अपर सर्किट लग गया है और 3 दिन से लग रहा है अपर सर्किट। क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी सर, अभी क्या करना चाहिए? जो लोग ऊपर में फंस गए हैं उनके लिए क्या उनके भाव आ पाएंगे, और जो लोग बॉटम फिशिंग की कोशिश करना चाह रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें काफी आपको समझना चाहिए इसमें। पहली चीज कि इनका जो बिजनेस था, जो पेटीएम, जो जो इनका पेमेंट बैंक का था, उस पे आरबीआई ने काफी नकेल कसी और उसको बंद करने की बात कह रही है। और आरबीआई से आपने भी देखा होगा, मीडिया ने काफी प्रश्न किए और काफी सख्ती दिखाई उन्होंने कि चूंकि उन्होंने काफी टाइम दिया कंपनी को कि नॉन कंप्लाइड जो थे वो कंप्लाइड हो जाएं, और वो सारी चीजें नहीं हुई। उसके बाद जो है वो स्टेप लेना पड़ा उनको। तो अब तो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, अब तो जो है सिचुएशन ऐसी है कि अब उनको शायद इसको हाइव ऑफ करना पड़ जाए। लेकिन दूसरी जो चीज है कि हमें अब ये बिजनेस कैसे करेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस कैसा होगा, क्योंकि पेटीएम की कंपनी ने खुद कहा कि हमको 300 से 500 करोड़ का नुकसान हो जाएगा सालाना बेसिस पे, ऑपरेशनल नुकसान होगा जो आरबीआई के कदम के कारण। तो ऑलरेडी कंपनी लॉस में है, ये नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, कंपनी को हाइव ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट स्पेट ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आएंगे और वो कहाँ से, तो उसकी विजिबिलिटी अभी तक क्लियर नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मार्केट जरा डेफिनेटली थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं प्राइस में अप मूव दिखा है। केवल और केवल थोड़ी रेस्पाइट है। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, बिजनेस कैसे होगा, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस कैसे होगा, ये सारी चीजें एक क्वेश्चन मार्क हैं, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी उत्तर आना बाकी है उसका। और अगर कंफ्यूजन कहीं भी है तो मुझे लगता है कि उस जगह से आपको दूर ही रहना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न अगर है तो दूर रहिए, ये फिलहाल के लिए सलाह निकल करके आती हुई। और फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।